मिस्टर धनराज ने शाही महल खरीदने का इरादा किया तो उनका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त उससे खुश नहीं हुआ। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि यह महल भूतिया है और बरसों से वीरान पड़ा हुआ है। उसे जिसने भी आबाद करना चाहा उसी को नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन धनराज किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो यह महल जरूर खरीदेगा। वो भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो महल खरीदने पर कोई भी खतरा महसूस नहीं कर रहा था। महल का मालिक कुंवर बहादुर एक रहमदिल और शरीफ आदमी था। वो महल बेचकर किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने भी धनराज को समझाते हुए कहा था कि एक बार हमने भी इस महल को आबाद करने की कोशिश की थी। मेरे दादा दादी अपने परिवार के साथ इस महल में रहने लगे थे, लेकिन एक दिन जब मेरी दादी किचन से निकल रही थी तो पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उनके कंधों को झिंझोड़ कर रख दिया था। जब उन्होंने पलटकर देखा तो उन्हें भयानक साया दिखाई दिया था और उनके देखते ही देखते वो हवा में गायब भी हो गया था। और फिर एक दिन हमारे महल में एक खास मेहमान चाय पर आए। उनके लिए चाय लाई गई और जैसे ही उन्होंने चाय का कप अपने होठों से लगाया, उन्हीं शैतानी हाथों ने उनकी नाक इतने जोर से दबाई कि उनके दिमाग की नसों से खून बहने लगा। उसके बाद तो हम किसी भी रात आराम से नहीं सो सके थे। कमरों और बरामदों से खौफनाक आवाजें आती थी और बहुत ही ज्यादा खौफनाक चेहरों वाले साए हमें आसपास घूमते हुए दिखाई देते थे। लेकिन धनराज पर इस कहानी का कुछ भी असर नहीं हुआ और वो महल को खरीदने की जिद पर अड़ा रहा। मजबूरन कुंवर बहादुर ने धनराज को वो महल बेच दिया। कुंवर बहादुर ने चाबी देते हुए धनराज से कहा कि वो भूत नहीं, वो एक ऐसी मुसीबत है जो जिस पर टूट पड़ती है उसको तबाह कर देती है। जो वो भूत आपका जीना हराम कर देगा तो आपको मेरी ये नसीहत याद जरूर आएगी, लेकिन उस वक्त आप पूरी तरह उसके शिकंजे में होंगे और आपको भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। शाही महल करीबी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर था। धनराज और उसके बीवी बच्चे जब ट्रेन से उतरकर जीप पर सवार हुए तो मौसम बड़ा सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और पश्चिम में डूबते हुए सूरज की किरणें शाही महल की ऊंची ऊंची दीवारों को अलविदा कह रही थी। जैसे ही जीप महल के दरवाजे पर पहुंची तभी तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। आसमान पर अचानक ही सुर्ख आंधी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की आंखों में खून उतर आया हो। हवा में अचानक बड़े बड़े चमगादड़ मंडराने लगे थे। महल की सीढ़ियों पर एक बुढ़िया नौकरानी ने उनका स्वागत किया। उसने काली कमीज पर सफेद स्कार्फ बांध रखा था। वो करीब 40 साल से यहाँ काम कर रही थी। जब उसकी शादी हुई थी तो वो 22 साल की खूबसूरत लड़की थी और उसका पति 30 साल का सजीला जवान था। शादी के दूसरे ही महीने वो नौकरी करने महल में आ गए थे और यहाँ आने के बाद तीसरी ही रात भूत के जानलेवा हाथों ने उसके पति का गला घोंट कर उसे मार डाला था। नौजवान नौकरानी भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसने सारी उम्र अपने प्रेमी पति की याद में इस महल में गुजार दी। जब धनराज ने यह महल खरीदा था तो कुंवर बहादुर ने उससे यह शर्त रखी थी कि इस नौकरानी को नौकरी से नहीं निकालेगा और ना ही उसे महल से अलग रहने को कहेगा। वो महल के अंदर ही रहेगी। महल के नए मालिक अंदर दाखिल हुए और लंबे बरामदे से होते हुए एक कमरे में पहुंचे जिसकी दीवारों पर तारकोल पोत कर उन्हें काला किया गया था। वो महल खौफनाक दिखाई दे रहा था, इतना खौफनाक कि धनराज की नौजवान लड़की ने खौफ से आंखें बंद कर ली थी। उस कमरे से गुजरकर वो लाइब्रेरी में पहुंचे। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा आईना लटक रहा था जिस पर मकड़ी के जाले बन गए थे। वो इतना धुंधला हो चुका था कि उसके सामने खड़े होकर भी चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। एक मेज पर चाय रखी हुई थी जो वो बुढ़िया नौकरानी अभी बना कर लाई थी। आसपास कुछ कुर्सियां थी जिनका रंग बरसों पहले उड़ चुका था। धनराज ने केतली से चाय कप में डाली तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। दरअसल उसे सामने बोनफायर के पास खून का बड़ा सा धब्बा दिखाई दिया जो कि पुराना होने के बावजूद ताज़ा दिखाई दे रहा था। बूढ़ी नौकरानी ने कहा, यह धब्बा बरसों से यहाँ मौजूद है और इसे आज तक कोई मिटा नहीं सका। धनराज ने कहा, लेकिन मैं किसी खून के धब्बों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुढ़िया हंसकर बोली, ये महारानी उमावती का खून है जिसे 1685 में उसके पति महाराजा रणधीर ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद वो 9 बरस तक इसी महल में जिंदा रहा। फिर एक रात वो अचानक कहीं गायब हो गया। ये भूत महारानी उमावती का ही है जो सदियों से इस महल में भटक रही है। खून के इस धब्बे को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट आ चुके हैं। इसे मिटाना आसान काम नहीं है। धनराज के नौजवान लड़के ने झुंझलाते हुए कहा, मेरे पास ऐसे केमिकल हैं जिनसे इस धब्बे को आसानी से मिटाया जा सकता है।
और इतना कहकर उसने अपने बैग से एक शीशी निकाली और उसमें से कोई केमिकल खून के धब्बे पर डाल दिया। फिर छड़ी से उसे कुरेदने लगा। ये देखकर वो बुढ़िया खौफ से कांपने लगी और धनराज के बेटे विक्रम से विनती करने लगी कि ऐसा मत करो, नहीं तो यहाँ कयामत आ जाएगी। 2 ही मिनट में वो खून का धब्बा पूरी तरह से मिट गया। विक्रम ने कहा, मैं कहता था ना कि ये सिर्फ वहम है और इसे आसानी से मिटाया। विक्रम अपना जुमला भी पूरा नहीं कर पाया था कि कमरे से एक बिजली सी कौंधी, जैसे किसी ने हजारों वोल्ट के बल्ब रोशन कर दिए हों। साथ ही एक खौफनाक आवाज गूंजी। धनराज और उसकी पत्नी सुमन और विक्रम फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े। बुढ़िया खौफ से चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद धनराज और उसका परिवार संभलते हुए बाहर आया तो देखा वो बुढ़िया बेहोश पड़ी है। तेज आंधी चल रही थी और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई थी। उन्होंने बुढ़िया के मुंह पे पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाते हुए उन्होंने कहा, डरो नहीं, ये तूफान है, थोड़ी देर में गुजर जाएगा। आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये महज संयोग ही है कि खून का धब्बा मिटते ही तूफान शुरू हो गया। तो उसकी बात पर बुढ़िया बोली, जब तुम आए थे तो मौसम सुहाना था, लेकिन अचानक ही उसके तेवर बदल गए। क्या ये भी संयोग है? फिर बुढ़िया उठी और तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे में चली गई। रात भर बारिश होती रही। सुबह के वक्त तूफान थम गया। बुढ़िया ने नाश्ता तैयार किया और मेज पर लगा दिया। जैसे ही वे नाश्ते की मेज पर बैठे, विक्रम की निगाहें वहीं ठहर कर रह गई जहां से उसने खून का धब्बा साफ किया था। वो ताज़ा खून का धब्बा वहां अभी भी मौजूद था, जो अब पहले से बड़ा हो चुका था। धनराज ने भी यह धब्बा देखा। खून का धब्बा देखते ही धनराज के चेहरा का रंग उड़ गया, लेकिन धनराज खामोश बैठा रहा और उसकी बीवी उसे हैरत से देखती रही। विक्रम ने छड़ी उठाई और एक बार फिर खून के धब्बे को मिटा दिया। नौकरानी फिर से खौफ से कांपने लगी, लेकिन इस बार न बिजली चमकी न बादल गरजा। वातावरण में गहरी खामोशी छाई रही। विक्रम खुशी से चिल्लाया और गर्व से बोला, मैंने 300 बरस पुरानी याद को मिटा दिया है, जो वहम बनकर लोगों की जिंदगी तबाह कर रही थी। विक्रम की बहन शिवाली ने अपने भाई के इस कारनामे की तारीफ में जुबान खोलनी ही चाही थी कि तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कुर्सी से गिरा दिया। गिरते ही उसके माथे से खून का फव्वारा उबल पड़ा। धनराज ने बेटी के माथे से खून साफ करने के लिए रूमाल निकाला ही था कि तभी हवा में 2 पत्थरों के हाथ लहराने लगे और बहुत ही भयानक चेहरे वाला साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो धनराज का गला दबा देगा। अगर विक्रम हिम्मत करके उन हाथों पर कुर्सी उठाकर न मारता तो यकीनन वो हाथ धनराज की जान ले लेते। कुर्सी जब उन हाथों से टकराई तो खड़खड़ाहट सी पैदा हुई और एक जोरदार कह कहा गूंजा। धनराज ने जल्दी से सबको कमरे से बाहर निकालकर ताला लगा दिया। उस दिन उस घटना के बाद और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रात का 1 बजा तो एक खौफनाक आवाज ने धनराज को जगा दिया। बाहर बरामदे में हजारों घंटियां बज रही थी और उनकी आवाजें पल पल तेज होती जा रही थी। धनराज ने अपनी बाईं कलाई की नब्ज टटोली तो वह तेज चल रही थी। फिर उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आया। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा बाहर बरामदे में किसी बूढ़े इंसान का कंकाल खड़ा था। खोपड़ी और नाक के बीच उसकी खौफनाक आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और फिर वही पत्थर के हाथ हवा में लहराए जो सुबह नाश्ते की मेज पर धनराज का गला दबाने बढ़ रहे थे। धनराज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा हो, लेकिन जल्दी ही उसे अपने वो शब्द याद आ गए जो उसने महल खरीदते हुए कुंवर बहादुर से कहे थे कि मेरा भूतों पर विश्वास ही नहीं है और ना मैं उनसे डरता हूँ। उसने अपने होश ठिकाने रखते हुए भूत से कहा, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, इतने बूढ़े कि तुम्हारे जिस्म पर न गोश्त बचा है और ना ही तुम्हारी नसों में खून। मैंने जब ये महल खरीदा था तो मुझे बताया गया था कि 300 बरस से कोई आत्मा या भूत इस महल में रहता है। मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि इतना बूढ़ा भूत कमजोर हो गया होगा, इसलिए मैंने एक दवाई खरीदी थी जिसकी मालिश से जिस्म ताकतवर और मजबूत हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई साथी बूढ़ा और कमजोर हो। मैं तुम्हें वो दवाई तोहफे में देना चाहता हूँ। इतना कहकर धनराज ने करीब से ही एक शीशी उठाई और दरवाजे के बाहर फर्श पर रख दी। आत्मा की लाल आंखें ये मंजर देखती रही। वो धनराज और विक्रम की उस बेतुकी बात पर हैरान था। धनराज ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, दवाई की और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं अमेरिका से और दवाई मंगवा दूंगा। ये एक ऐसा मजाक था जो 300 वर्षों में पहली बार किसी ने उस शैतान के साथ किया था। वो तिलमिला उठा और गुस्से से उसकी आंखें आग बरसाने लगी।
उसने वो शीशी उठाई और उस दरवाजे पर दे मारी जिसके पीछे धनराज आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपने खौफनाक हाथों को दरवाजे की तरफ बढ़ाया ताकि एक ही झटके से दरवाजा उखाड़ फेंके और उस बूढ़ी औरत के पति की तरह अपने फौलादी हाथों की उंगलियां धनराज की गर्दन में गाड़ दे। लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उस भूत की ताकत को रोक दिया और वो अपने इंतकाम की आग को ठंडा किए बगैर ही पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वो तेजी से बबूल की लकड़ी से बनी सीढ़ी पर चढ़ने लगा। उस वक्त गुस्से और जोश की वजह से उसके मुंह से ऐसी खौफनाक आवाजें निकल रही थी कि पूरा महल लरज रहा था। बूढ़ी नौकरानी दुआएं मांग रही थी और कांप रही थी। धनराज का परिवार हैरत और खौफ से आगे घटने वाली किसी घटना का इंतजार कर रहा था। महल के एक किनारे पर रुककर भूत ने एक बार फिर अपनी तौहीन का बदला लेने का इरादा किया। वह अब तक इस महल में 60 इंसानी जाने ले चुका था। उसने इस महल को तब से अब तक कभी भी आबाद नहीं होने दिया था और यह शख्स उससे खौफजदा होने के बजाय मजाक पर उतर आया था। यह सोचते हुए बूढ़े भूत की हड्डियां गुस्से की आग में चटकने लगी। उसका बस चलता तो वो पूरे महल को आग लगाकर खाक कर देता, मगर वो सोच में पड़ गया कि उनका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है। सुबह को धनराज ने दरवाजा खोला तो नौकरानी बरामदे में उसका इंतजार कर रही थी। उसकी धसी हुई बेरौनक आंखों से खौफ टपक रहा था। धनराज ने दरवाजा खोला ताकि नौकरानी नाश्ता लगा सके। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो खून का धब्बा भी वहां मौजूद है और पहले के बजाय ज्यादा चमकदार हो गया है। नाश्ता करते हुए वे रात की घटना पर गौर कर रहे थे। धनराज और विक्रम तो बात बात पर कह कहे लगाते और भूत का मजाक उड़ाते रहे। धनराज की पत्नी भी कभी कभार उस मजाक में शामिल हो जाती थी। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। वो हर रात दरवाजे पर ताला लगाते और सुबह खोलकर देखते तो खून का नया और ताज़ा धब्बा मौजूद होता था। लेकिन एक रात एक अजीब घटना ने सबको परेशान कर दिया। रात के 11 बजे थे। धनराज मोमबत्ती की रोशनी में गीता पढ़ रहा था। तभी हॉल में जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिरकर टूट गई हो। धमाका सुनकर विक्रम, शिवाली और सुमन भी आ गए। सभी हॉल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब और खौफनाक मंजर देखा। एक पुराना फौजी हेलमेट और फौजी वर्दी हैंगर से गिरकर फर्श पर पड़े थे और सामने कुर्सी पर वो ही हड्डियों का ढांचा बैठा हुआ था। उसकी दोनों टांगे आपस में टकरा रही थी, जैसे वो गुस्से में तिल मिला रहा हो। धनराज और उसके परिवार वाले पहले तो उस खौफनाक मंजर को देखकर ठिठक गए, लेकिन जब भूत ने अपने मुंह से झुलसा देने वाली भाप निकालनी शुरू की तो धनराज ने रिवॉल्वर निकाल लिया। तभी अचानक कमरे में खौफनाक धमाका हुआ। बिजली की चमक के साथ कमरा रोशन हुआ और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। वह भूत गुर्राता हुआ भाग गया। धनराज ने फौरन अपना रिवॉल्वर देखा तो गोली चली ही नहीं थी। वह धमाका और रोशनी भूत के खौफनाक गुस्से की निशानियां थे। सब हैरान थे कि भूत इससे पहले कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, तो फिर वह धनराज के परिवार को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहा था। उधर भूत भी परेशान था कि लोग मुझसे खौफ खाने के बजाय निडरता से मेरे मुकाबले पर खड़े हैं और वक्त बे वक्त मेरा मजाक भी उड़ा लेते हैं, और जब मैं इन पर हमला करने की कोशिश करता हूं तो कोई अनजानी ताकत मुझे जकड़ क्यों लेती है, मेरी शक्तियां क्यों खत्म हो जाती है। भूत ने हवेली के एक कोने के एक कमरे में अपना घर बना रखा था। यह खुफिया कमरा ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झुंड में छुपा हुआ था। बूढ़ी नौकरानी भूत के इस घर के बारे में जानती थी, लेकिन उसने उन लोगों की हिम्मत और भूत के गुस्से को देखते हुए उन्हें उस खुफिया कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि इस तरह वो परिवार भूत को हर वक्त अपने मजाक का निशाना बनाता रहेगा और सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन धनराज की पत्नी की निगाहों ने भूत का पीछा करके उस जगह को देख लिया था। सुबह सुबह धनराज की पत्नी सुमन बाग से गुजरकर हवेली के उस किनारे पर पहुंच गई जहां रात की घटना के बाद भूत नई योजनाएं बनाने में दिमाग खपा रहा था। उस वक्त धनराज की पत्नी ने आसमानी रंग का लिबास पहना हुआ था और असाधारण हिम्मत और इरादे ने उसके चेहरे पर सुर्खी फैला रखी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। भूत ने बोझिल आंखों को ऊपर उठाया और धनराज की पत्नी को वहां देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि भूत अपनी जगह से उठता, सुमन ने एक शीशी फर्श पर रखते हुए कहा, मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि महल का कोई मेंबर बीमार हो और दवा भी ना मिले। ये दवाई बहुत ही ताकतवर है, इसे इस्तेमाल कर लो और फिर देखो तुम किस कदर चुस्त और तंदुरुस्त हो जाओगे। सुमन ने उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही दरवाजा बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता
कदम उठाती हुई वहां से चली आई। भूत ने शीशी को उठाकर बाहर बाग में फेंक दिया। उसे महसूस होने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे कमजोर चीज है और ये परिवार उस पर बहुत बड़ी दया कर रहा है। इससे ज्यादा एक भूत की और क्या बेइज्जती हो सकती है। भूत ने सोचा और फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा और इस महल को हमेशा की तरह वीरान ही रहने देगा, चाहे इसके लिए उसे इस पूरे परिवार का खात्मा ही क्यों ना करना पड़े। फिर एक रात भूत ने खुद को और ज्यादा दहशतनाक बनाने के लिए अपने बाजुओं और रानों पर चमकते हुए खंजर लटकाए और सिर पर हेठ की जगह दरियाई घोड़े की खोपड़ी रखी। उस वक्त बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश का पानी खिड़कियों और दरवाजों से बाहर कमरों के अंदर जा रहा था। हवाओं के तेज झरोके चल रहे थे। वातावरण में साए साए की आवाजें गूंज रही थी। भूत ने सोचा, जैसे ही ये सब लोग कमरों में जाएंगे मैं विक्रम पर सोते हुए हमला कर दूंगा। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रोजाना खून के धब्बे को वो ही साफ करता है। बारिश के शोर में उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकेगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद उसने सोचा, धनराज और सुमन की बारी आएगी। मैं सुमन के सीने पर बैठ जाऊंगा और एक हाथ से उसका गला दबाते हुए दूसरे हाथ से धनराज की गर्दन में खंजर घोंप दूंगा। मगर उसकी बेटी ने मुझे कभी नहीं सताया और न मेरा मजाक उड़ाया। उसके लिए यही सजा काफी है कि उसको इस महल से निकाल दूंगा या फिर वो खुद ही डर कर इस महल से चली जाएगी। रात को 12 बजे बारिश और तेज हो गई। पेड़ों के झुंडों में से तेज सरसराती हवा गुजरने से रहस्यमय और खौफनाक माहौल पैदा हो रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। धनराज और उसके बीवी बच्चे इन सारी बातों से बेखबर इत्मीनान से सोए हुए थे। उन बेचारों को क्या मालूम था कि आज भूत ने इंतकाम लेने की प्लानिंग की है। जैसे ही 1 बजा, भूत ने अपने हथियार संभाले और बाग से निकलकर बरामदे में पहुंच गया। आज वो बहुत खौफनाक और रहस्यमय बना हुआ था। पहले वो घंटियों की आवाज और भयानक गूंज के साथ हर जगह घूमा करता था, लेकिन अब उसका हर कदम चोरों की तरह पड़ रहा था। उसे यकीन था कि अगर उनमें से कोई जाग गया तो कोई अनजानी शक्ति उसे जकड़ लेगी और उसकी प्लानिंग नाकाम होकर रह जाएगी। विक्रम के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी सुर्ख आंखें उठाई तो वह घबरा गया। वहां एक और भूत खड़ा था जो उससे भी दहशतनाक और डरावना था। उसकी आंखें और मुंह दोनों जगह से आग बरस रही थी। देखने में वो भी हड्डियों का एक ढांचा नजर आ रहा था, लेकिन वो उसके मुकाबले ज्यादा चौड़ा था। भूत ने उसे देखकर पहले तो हड्डियों के बाजुओं से अपना मुंह छुपाया, लेकिन फिर उस डर से कि कहीं ये नया भूत उस पर हमला ना कर दे, उल्टे कदमों से वापस आ गया। वो सख्त परेशान था कि 300 बरसों में पहली बार इस महल में कोई दूसरा भूत देखा गया है और ये आ कहां से गया है। उसकी सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वो दोबारा वहां जाएगा और उस दूसरे भूत को भी अपना दोस्त बना लेगा, ताकि दोनों मिलकर इस परिवार को महल से भगा सकें या उन्हें मौत के घाट उतार सकें। मुर्गे ने बांग दी। तब तक बारिश धीमी पड़ चुकी थी। पहले वाले भूत ने संभलते हुए कदम उठाए और फिर दोबारा कमरे में आ गया। बरामदे में उसने नए भूत को देखा। जब वो सामने आया तो पुराना भूत हैरान रह गया। उसकी आंखें बुझ चुकी थी, न उनसे शोले बरस रहे थे न वो चमक रही थी। बाजू बेजान होकर एक तरफ लटक रही थी और उसका जिस्म दीवार पर लटका हुआ था। भूत ने उसके और करीब जाकर उसे छूकर देखा। उसका सिर हाथ लगाते ही एक तरफ लुढ़क गया। उसके गले में एक छोटी सी तख्ती लटकी हुई थी जिसे भूत ने पढ़ा। उस तख्ती पर लिखा हुआ था कि मैं धनराज का भूत हूँ और इस महल में हर भूत धोखा और फरेब है। भूत का यह पुतला दरअसल धनराज ने ही बनाया था। उसने उसके मुंह और आंखों के सुराखों में मोमबत्तियां जलाकर रख दी थी। ढांचा बनाने के लिए घर के और किचन के सामान को बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया गया था। यह भूत के साथ एक और मजाक था। बूढ़ा भूत दांत पीस कर रह गया। भूत को यकीन हो गया कि यह परिवार बहुत ताकतवर है और मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बोझिल कदमों से अपने कमरे में लौट गया। वो इतना निराश और थका हुआ था कि उसे अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो उन्हें डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी हरकत नहीं करेगा। उसके बाद उसने लाइब्रेरी के कमरे में खून टपकाना भी बंद कर दिया था। 1 हफ्ते तक वो यूं ही अपने कमरे में बंद रहा। उसके बाद वो हर रात महल के बरामदे में जाता था, मगर इस तरह की किसी किस्म की आहट पैदा ना हो। उसने अपने ढांचे को भी काले गाउन से ढक लिया था ताकि रात के अंधेरे में वो किसी को भी नजर ना आए।
पिछले 1 महीने में धनराज और विक्रम ने उसे हर मोर्चे पर शिकस्त दी थी, इसलिए उसने टूटे दिल से खामोश जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। लेकिन महल में एक दिन एक मेहमान नौजवान लड़का आया था। भूत ने सोचा कि इस लड़के को ही अपना शिकार बनाया जाए। वह भूत आधी रात को उसके कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त उसने खुद को और भी खौफनाक बनाया हुआ था। उसके एक हाथ में मोमबत्ती और दूसरे हाथ में चमकता हुआ खंजर था। इससे पहले कि वो उस लड़के को कोई नुकसान पहुंचाता, तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुला और विक्रम नजर आ गया। उसे देखते ही भूत की हिम्मत टूट गई और वह बोनफायर की चिमनी के रास्ते वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद 1 साल तक किसी ने भी उस भूत को महल में नहीं देखा। फिर एक दिन धनराज की बेटी शिवाली टहलते टहलते पेड़ों के उस झुंड के करीब चली गई जहां भूत का निवास था। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झुंड से कोयल के कूकने की आवाज आई और वो कोयल देखने के शौक में पेड़ों के झुंड के अंदर चली गई। उसने जब वहां टूटा हुआ सा एक पुराना कमरा देखा तो हैरान रह गई। शिवाली 1.25 साल से इसी महल में रहती थी, लेकिन किसी ने उसे इस कमरे के बारे में कभी नहीं बताया था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने सीढ़ियां थी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। ये सीढ़ियां बबूल की लकड़ी से बनाई गई थी। पहले तो वो घबराई, लेकिन एक्साइटमेंट ने उसे सीढ़ियां उतरने पर मजबूर कर दिया था। जहां सीढ़ियां खत्म होती थी वहां एक और दरवाजा था। कुछ सोचकर उसने वो दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गई। सामने बूढ़ा भूत सिर झुकाए बैठा था। उसने अपना चेहरा दोनों बाजुओं में छुपा रखा था। शिवाली के कदमों की आहट सुनकर भूत ने सिर उठाया। वो खूबसूरत लड़की अपनी नीली आंखों से उसे देख रही थी। इससे पहले कि वो भूत अपनी जगह से उठता, शिवाली ने हाथ से उसे बैठे रहने का इशारा किया और फिर वो उसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हें हमारे व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए तुम बहुत कमजोर और उदास नजर आ रहे हो। शिवाली ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ, ये सही है, लेकिन ये दिन मेरे आराम करने के हैं। उसके बाद मैं तुम सबसे इंतकाम लूंगा। भूत ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तुम बेहद जालिम इंसान थे। तुमने अपनी बीवी को कत्ल क्यों कर दिया था? शिवाली ने पूछा। यह मेरा जाती मामला है, भूत ने तिलमिलाकर कहा। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी बीवी फुहड़ थी और बदतमीज गुस्ताख भी, और उसका चरित्र भी सही नहीं था, तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो? शिवाली ने दूसरा सवाल पूछा। पत्नी के कत्ल के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मुझे हर औरत और मर्द से नफरत हो गई। मैंने फैसला किया कि मैं हर औरत और मर्द से इंतकाम लूंगा। मैंने खुदकुशी कर ली और अब भूत के रूप में जिंदा हूँ। लेकिन तुम देख रही हो कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे जिस्म पर हड्डियों के सिवा कुछ नहीं रहा। मैं 300 वर्षों से सोया नहीं हूँ। 3 सदियों से मैं भूखा हूँ, क्योंकि भूत कुछ नहीं खा सकते और भूत सो भी नहीं सकते। अब मैं सुकून चाहता हूँ और ये सुकून मुझे मौत ही दे सकती है। तुमने अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे पर लगी वो तख्ती तो पढ़ी होगी जिसमें मेरे सुकून का राज छिपा हुआ है। भूत ने दर्द भरे लहजे में अपनी दास्तान सुनाई। शिवाली ने सुनकर कहा। मैंने अभी उस तख्ती को नहीं पढ़ा, उस पर सदियों से भूल अटी पड़ी है। बेहतर है कि तुम मुझे बताओ उस तख्ती पर क्या लिखा हुआ है। भूत ने बताना शुरू किया। तख्ती पर लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली नीली आंखों वाली लड़की इस महल में आएगी। वो हिम्मत और मोहब्बत का लाजवाब नमूना होगी। उसके आते ही सूखे पेड़ों पर फल फूल आने शुरू हो जाएंगे, और जब वो अपनी मीठी मीठी बोली से हर किसी को मोह लेगी तो इस महल को सुकून नसीब हो जाएगा। वो खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की तुम ही हो। तुम मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। मैं अब मुक्ति चाहता हूँ। भूत फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही कहने लगा, मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने अपनी पत्नी और बहुत से लोगों पर बहुत जुल्म ढाए हैं, जिसकी सजा मुझे बहुत भयानक तरीके से मिल रही है। मुझे आज भी वो खौफनाक रात याद है जब मैंने एक बच्चे को कत्ल किया था, एक मासूम बच्चे को। वो रात काली और भयानक थी। मूसलाधार बारिश के साथ हवाएं चल रही थी और बेइंतहा सर्दी पड़ रही थी। मैं अपने घर में एक बाजारू लड़की के साथ शराब के नशे में चूर मस्ती में डूबा हुआ था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। रंगीन मौसम, शराब और शबाब दोनों पास हो और ऐसे में कोई आकर खलल डाले तो बहुत गुस्सा आता है। उस रात जब वो बच्चा, जो कि मेरे पड़ोसी का था, माचिस मांगने आया था, मेरे दिल में शैतान ने एक उबलता हुआ लावा भर दिया था और मैंने उस बच्चे को वहीं कत्ल कर दिया। वो औरत भी मेरी वो वहशी हालत देखकर खौफ के मारे भाग ली थी। मैं पागलों की तरह उस औरत के पीछे भागा था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बर्फ जैसी ठंडी तूफानी बारिश में उस औरत के पीछे भागा चला जा रहा था।
वो चीखें मार रही थी, मगर ऐसे मौसम में कौन किसकी चीखें सुनता है। मैंने उस औरत को उसके बाल पकड़कर दबोच लिया और उसका गला दबा दिया। उसकी आंखें उबलकर कटोरियों की तरह बाहर निकल आई थी। मेरी जिंदगी के वो पहले 2 कत्ल थे, फिर तीसरा कत्ल मैंने अपनी पत्नी का किया। वाकई मैं बहुत जालिम हूँ। इतना कहकर वो भूत बदहवास रोने लगा। उसके रोने की वो आवाज़ बहुत ही दहशतनाक थी। शिवाली कांप उठी थी। वो वापस जाने के लिए उठी तो भूत ने उसका बाजू पकड़ लिया और जोरों से चिल्लाया, भगवान के लिए मत जाओ, मत जाओ। कहते हुए उसने उसका माथा चूम लिया। भूत के हाथ बर्फ की तरह सर्द और होंठ अंगारों की तरह गर्म थे। शिवाली की चीख निकल गई। भूत मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगा और तभी कमरे में हल्का हल्का संगीत उभरने लगा। फिर अचानक ही भयानक शोर हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। शिवाली पर नींद सी छाने लगी। तभी सामने की दीवार फटी और वो भूत शिवाली को लेकर दीवार के फटने से बनी जगह के अंदर चला गया और वो दीवार फिर से पहले जैसी हो गई। रात के खाने का वक्त हुआ। मेज पर सब लोग मौजूद थे सिवाय शिवाली के। महल का कोना कोना छान मारा गया, मगर शिवाली का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। धनराज और नौकरों ने दूर दूर तक जंगल भी छान मारा, लेकिन शिवाली कहीं नहीं मिली। 7 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। धनराज वहां पहुंचा और उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, लेकिन वो भी शिवाली के बारे में कुछ नहीं बता सका। पुलिस स्टेशन और दूसरे अहम स्थानों पर टेलीग्राम कर दिए गए, लेकिन शिवाली का कहीं से भी अता पता नहीं चला। सब अंदर ही अंदर परेशान थे कि शिवाली अचानक कहाँ चली गई। 1 साल से तो भूत भी नजर नहीं आया था। फिर पेड़ों के झुंड में वो कमरा भी देख लिया गया जहां भूत रहता था। वहां वीरानी छाई हुई थी। रात के 12 बज गए। सुमन बेटी के गम में बिस्तर में मुंह धंसाए रोने लगी। विक्रम भी परेशान होकर इधर उधर झांक रहा था और धनराज, जो भूत से डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाया करता था, बेटी के गम में एकदम बुझ सा गया था। इतने में वातावरण में घंटियां बजने लगी, जैसी धनराज के कमरे के बाहर पहली बार बजी थी। हवा का एक सर्द झोंका अंदर आया और एक धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। शिवाली सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत राजसी संदूक था, जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। शिवाली ने बताया कि वो अब तक भूत के साथ थी। ये सुनते ही सबके मुंह से चीखें निकल गई। धनराज ने हैरान होकर पूछा, क्या भूत अभी तक यहाँ मौजूद है? तो उसने हीरे जवाहरात वाला वो संदूक अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहा, हाँ, और उसी ने मुझे ये संदूक गिफ्ट किया है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। वो 300 बरस से न सोया था और न उसने कुछ खाया था। उसे सुकून की जरूरत थी और ये सुकून उसे भूत योनि से मुक्ति ही दिला सकती थी। शिवाली ने इससे ज्यादा और कुछ बताने से इनकार कर दिया। शिवाली ने कहा, भूत ने मुक्ति से पहले मुझसे कसम ले ली थी कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि हमारे परिवार में ऐसी कौन सी शक्ति है जब भूत प्रेतों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देती। तो मैंने उसे जवाब दिया कि वो ताकत खुद पे भरोसा, साहस और सबसे बढ़कर प्यार की ताकत है। हमें खुद पर भरोसा था और हमारे परिवार में प्यार बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।